हाय एवरीवन। मैं राजेश कुमावत अन अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। मैं वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने 3 बार आरएस मेंस का एग्जाम दिया है, 2013 में, 2016 में और 2018 में। मैंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया है और मैंने एमफिल भी क्वालिफाई किया है। ये मेरे दोनों ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से है। मैंने 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रखा है। एक मैंने दिया है हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए और एक मैंने दिया है राजस्थान विश्वविद्यालय में। और मुझे लगभग 1.5 वर्ष सिविल सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव रहा है। यहाँ पर है क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द अन अकेडमी। हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। अन अकेडमी पर आपको रजिस्टर कैसे होना है, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको लर्निंग ऐप सब्सक्रिप्शन लेना होगा और सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको इससे कुछ फायदे होंगे, जैसे कि अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, वहां पर कुछ एडमिशन आप लेते हो, तो आपको वहां पर डेली लाइव क्लास की जो सुविधा है वो अवेलेबल होगी। इस क्लास में आप एजुकेटर्स के साथ इंगेज हो सकते हैं, उनके साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आंसर पोल में हिस्सा ले सकते हैं। और आप लाइव टेस्ट और क्विजेज में भी यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। एक एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है कि वो लगातार अपनी तैयारी को इवेल्युएट करता है और इवेल्युएट मॉक टेस्ट और क्विजेज के द्वारा ही संभव है कि जिस हिसाब के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन करे। और लाइव टेस्ट और क्विजेज जो अन अकेडमी आपको अवेलेबल करवाती है, इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस को लगातार एनालिसिस करने की सहायता मिलेगी। इसके बाद में अन अकेडमी आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल करवाती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको यहाँ पर अपने किसी भी एग्जाम्स के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग और बेस्ट प्रिपेयर किए हुए कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे और जिससे और अलग अलग सेगमेंट में वो डिवाइड मिलेंगे और इससे आप अपनी तैयारी को एक व्यवस्थित तरीके से बेहतर रूप से कर पाएंगे। इसके बाद में है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आपने एक बार अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको यहाँ पर फिर से कोई फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी और ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप लाइव क्लास देख सकते हैं। अगर आप किसी वजह से आपने लाइव क्लास मिस कर दी है तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हैं जब भी आपका जो कंफर्ट टाइम हो उसमें। और इसके लिए आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए कोई भी दोबारा फीस नहीं देनी होगी। आप यहाँ पर बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश में जितने भी अवेलेबल एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उनके वीडियो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये आरपीएससी की जो फी स्लाइड्स है वो दी हुई है, जिनमें आपको 1 मंथ का दिया हुआ है, 3 मंथ का दिया हुआ है, 6 मंथ का दिया हुआ है और 12 मंथ का दिया हुआ है। मैं आपसे आपको मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप आरपीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि जो आरपीएससी के एग्जाम्स है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहते हैं, उनमें बहुत बार एग्जाम पोस्टपोन होता है, इसलिए आप कम से कम 12 मंथ का एडमिशन लें। और इसकी जो फीस होगी अन अकेडमी पर वो होगी 7,000 रुपये। और इसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड लाइव आर के अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी जो 12 मंथ वाली जो फीस है 10% डिस्काउंट होने के बाद में 6,300 रुपये हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरा कोड लाइव आर के यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको स्पेस नहीं लेना है, ये कंटिन्यूअसली है कैपिटल वर्ड में लाइव आर के। इससे आपको 10% अन अकेडमी के किसी भी कोर्स में आप डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फीस यहाँ पर होगी 8,400 रुपये। और इसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड लाइव आर के अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट के बाद में आपकी जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 7,560 रुपये। तो इसके लिए आपको लाइव आर के मेरा जो कोड है वो अप्लाई करना होगा।
ठीक है दोस्तों, लाइव आर की मेरा प्रोमो कोड है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है लोकायुक्त। लोकायुक्त जो राजस्थान की पॉलिटी का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप मान के चलिए उस एग्जाम्स में लोकायुक्त का क्वेश्चन तो आना ही है। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और अगर सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है या जिसे लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर पढ़ के जाए। लोकायुक्त से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो नाम की संस्थाएं होती है। एक तो होता है लोकपाल और दूसरा होता है लोकायुक्त। लोकपाल होता है वो केंद्र में होता है, और जो लोकायुक्त होते हैं वो राज्यों में होते हैं। आपको याद भी होगा जो पीसी घोष है वो भारत के पहले लोकपाल बनाए गए हैं 2019 में। नाम याद रखिए आप। और हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक रहेगा लोकायुक्त। चलिए लोकायुक्त देखते हैं हम। अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उस संस्था को हमारे देश में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। ओम्बुड्समैन इसका वैसे जो जब इस संस्था की स्थापना हुई थी, जब भी पूरे देशों में ये एक सोचा जाने लगा था कि देशों में जो लोक सेवकों द्वारा है वो वहां पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो लोग अपनी सर्विस है सीधे सीधे जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वहां पर लगातार भ्रष्टाचार देखा जाता है। तो ऐसी संस्था की जब आवश्यकता महसूस की गई तो वहां पर एक वर्ड इजाद किया गया, और वह था ओम्बुड्समैन। इसी ओम्बुड्समैन की तरह जब यह अवधारणा हमारे देश में आई तो हमने इसका नाम लोकपाल या लोकायुक्त रख दिया गया। लोकपाल केंद्र में होगा और लोकायुक्त राज्यों में होगा। और भारत में जो ये नाम दिया था लोकपाल या लोकायुक्त, यह नाम 1963 में एल एम सिंघवी द्वारा दिया गया था। एल एम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी ने ओम्बुड्समैन की संस्था को भारतीय संदर्भ में लोकपाल या लोकायुक्त नाम दिया, इसलिए हम इसे लोकपाल या लोकायुक्त के ही नाम से जानते हैं। अच्छा, मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर कोई भी फैक्ट यहाँ पर आपके सामने आ रहा है तो मैं उसके जो रेलेवेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं वो आपको बताता हुआ चलूँ। तो यहाँ पर नाम आ रहा है एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी का एक तो फैक्ट हो ही गया है कि इसने भारत में लोकपाल या लोकायुक्त संस्था को नाम दिया। ये नाम इसी के सुझाव पर रखा गया है। लेकिन साथ में एक चीज और है कि जो एल एम सिंघवी है, हमारा जो पंचायती राज है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हमारा पंचायती राज आया है, उसको जो संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश जिस समिति ने की थी, संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश जिस समिति ने की थी वह थी एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति, इन्होंने 1986 में ऐसी सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज को है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए 1986 में। तो ध्यान रखिए पंचायती राज के बारे में भी, 73rd अमेंडमेंट के बारे में भी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विश्व में जो ओम्बुड्समैन नाम की संस्था है वो किन किन देशों में कब कब आई। तो सबसे पहले तो जो यह संस्था, ओम्बुड्समैन वाली संस्था, वह आई थी स्वीडन में, और ये वहां पर आई 1809 में। स्वीडन ऐसा देश है जिसने सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले अपने देश में ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना की, जो मंत्रियों या लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को उनकी जांच कर रही थी, उनका अन्वेषण कर रही थी। तो ऐसा देश, पहला देश स्वीडन था। फिर उसके जब स्वीडन ने ऐसी संस्था की स्थापना कर ली तो जो यूरोप में उसके बाद में उत्तरोत्तर सुधार हुए, सभी देशों ने इसके बारे में कार्य करना शुरू कर दिया, और इस दिशा में जो दूसरा देश बना वो था फिनलैंड ने। फिनलैंड ने 1919 में
अपने देश में ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी। और इसके बाद में डेनमार्क ने 1954 में ओम्बुड्समैन की स्थापना की। फिर नॉर्वे ने ये कार्य 1961 में किया और ब्रिटेन ने अपने देश में ये कार्य 1967 में किया। तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पर 5 देशों का नाम देखते हैं। 5 देशों के साथ में आपको उनके सन भी याद रखने पड़ेंगे। तो पहला तो जो फैक्ट है वो स्वीडन यहाँ पर अपने आप ही रह जाएगा, ये अलग से एक फैक्ट बन गया। जब आपसे पूछा जाए विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश में लोकपाल या ओम्बुड्समैन नामक ओम्बुड्समैन जैसी किसी संस्था की स्थापना की थी, तो वो आपका देश स्वीडन होगा। और स्वीडन होगा और स्वीडन ने इसकी स्थापना 1809 में की थी। इसके बाद में सीधा आ जाएगा 1809 से उठ के सीधा 19वीं सीधा 20वीं शताब्दी में 1919 में फिर फिनलैंड ने ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी। भारत में भी 1919 का अधिनियम आया हुआ है जो संवैधानिक विकास में, वो आप जरूर देख लीजिएगा साथ में। इसके बाद में डेनमार्क ने इस संस्था की स्थापना 1954 में की थी। 1954 में डेनमार्क ने की और नॉर्वे ने 1961 में की और ब्रिटेन में 1967 में की थी। 1967 से 1968 में ही भारत में जो प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम है उसकी स्थापना की गई है। मोरारजी देसाई के मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ रेलेवेंट टॉपिक है, इसी तरीके से आपको चीज़ों को रिलेटेड करके पढ़ना होगा। आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग याद करके नहीं पढ़ सकते, तो जैसे ही कुछ रेलेवेंट आए आप पुरानी चीज़ों को याद करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मोरारजी देसाई है, इनकी अध्यक्षता में भारत में 1967-68 में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। हमने मोरारजी देसाई की अभी भी बात की और अभी अभी इनका जो उल्लेख है वो आ भी चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्थाओं की स्थापना की जो सिफारिश की थी सबसे पहले, कि केंद्र में एक लोकपाल होना चाहिए और राज्यों में एक लोकायुक्त होना चाहिए। ऐसी संस्था की जो सिफारिश करने वाला जो पहली संस्था या जो पहली संस्था थी या पहला आयोग था वो था प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम और यह मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल एग्जाम में एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थान राज्यों में जो लोक राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना किस समिति की या किस आयोग की सिफारिशों पर की गई, तो आपको एग्जैक्टली याद रखना है ARC फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फर्स्ट या प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। और यह प्रतिवेदन इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी। ARC फर्स्ट ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में राज्यों में लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। इसकी रेलेवेंसी मैंने आपको बता दी है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, या फिर जहां पर ऑप्शन होता है कि एग्जाम में कि ये वाले निम्न में से कौन सा कथन सही है या निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उनमें ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो आपको उनमें से फिर जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनमें से सही या गलत को आपको छांटना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। तो ये वाला आप याद रखिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो लोकायुक्त संस्था है वो कैसे कार्य करती है और क्या करती है। तो लोकायुक्त संस्था भ्रष्टाचार के मामलों में ये अन्वेषण करती है। लोकायुक्त नाम की संस्था भ्रष्टाचार के मामलों में अन्वेषण करती है और ये लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को देखती है। लोक सेवकों में जो लोक सेवक की जो परिभाषा बेसिकली होती है वो ये होती है, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पद पर कार्य कर रहा हो। यह तो होती है लोक सेवक की परिभाषा, एक जो कॉमन डेफिनेशन होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोकायुक्त संस्था होती है वो लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों की वो जांच करती है। और लेकिन जो लोकायुक्त संस्था है उसने डिफाइन किया है कि वह किन किन लोगों को लोक सेवकों की जो डेफिनेशन में है वो शामिल करती है। अगर RS मेंस में आपके सामने क्वेश्चन आता है कि
राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत लोक सेवक क्या है? तो आपको लिखना पड़ेगा सामान्य कि आप सामान्यतः फिर आंसर नहीं दे सकते। आपको कहना पड़ेगा कि इस अधिनियम में कहा गया है कि ये लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों का अन्वेषण करती है और यह संस्था इन इन लोगों को या इन संस्थाओं को लोक सेवक के रूप में पहचान करती है। तो इस तरीके से आपको देना पड़ेगा आंसर। उसके बाद में है राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम। जो लोकायुक्त संस्था है वह इसी अधिनियम के तहत कार्य करती है। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। ये कॉलेज लेक्चरर 2000 जो 15 की वैकेंसी है उसमें क्वेश्चन है कि जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है वो कौन से सन में पास हुआ या जो ये संस्था है इस अधिनियम के तहत कार्य करती है। तो आप हर फैक्ट की रेलेवेंसी यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो एक उसी हिसाब से लिया गया है जैसे कि एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। इस कंटेंट के अलावा आपको बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो ये आप ध्यान रखिए। मैं आपको साथ साथ में जो इसकी जो रेलेवेंसी बताते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पर इस टॉपिक में क्लियर हुआ है कि जो लोकायुक्त संस्था है वो किसके विरुद्ध कार्य करती है। तो पहला तो ये भ्रष्टाचार के मामलों में ही यह कार्य करती है, यह मर्डर के मामले में कार्य नहीं करती है। यह केवल भ्रष्टाचार के मामलों में कार्य करती है और वो करती है लोक सेवकों के विरुद्ध जब शिकायतें आए उस मामले में जो लोकायुक्त संस्था है वो कार्य करती है और इसकी जांच यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से करती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे हम देखते हैं कि लोकायुक्त संस्था के कार्य क्षेत्र में कौन कौन आए हैं। ध्यान रखिए ये वाला क्वेश्चन RS प्री 2013, 2018, PSI ग्रेड 1 कांस्टेबल आदि एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा टॉपिक है लोकायुक्त, वो RS सहित कॉलेज लेक्चरर, JEN ग्रेड 1, रीट और अन्य एग्जाम जो राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान एग्जाम्स में शामिल होती है, जिनमें जो ये राजस्थान की पॉलिटी सिलेबस में है, जिनमें राजस्थान का लोकायुक्त सिलेबस में, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं कि जो लोकायुक्त का जो कार्य क्षेत्र क्या होता है। कार्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि लोकायुक्त संस्था किन किन लोगों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकती है। लोकायुक्त नाम की जो संस्था होती है वो किन किन मंत्रियों, किन किन सचिवों या किन किन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकती है। तो हम देखते हैं आगे। राज्य के मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष और लोक सेवक। यहाँ पर मंत्री जो नाम दिया गया है उसे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मंत्री में मंत्री परिषद आती है, मंत्री में मंत्री परिषद, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्री आदि को शामिल किया गया है। लेकिन इन सब लोगों को मंत्री शब्द में शामिल किया गया है कि राज्य में किसी भी तरीके का मंत्री, लेकिन इस शब्द में मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो मंत्री शब्द है उसमें मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया है, उसमें मंत्री परिषद, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, इन सबको शामिल किया गया है। उसके बाद में है सचिव, जो राजस्थान में सचिव स्तर पर कार्य करने वाले लोग हैं वह। उसके बाद में है किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष। फिर है लोक सेवक, जो सरकारी पद पर कार्य कर रहे हैं। फिर आगे दिया हुआ है पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान। पंचायत समिति जो पंचायती राज में जो मध्यम स्तरीय जो पंचायती राज होता है उसमें वो है पंचायत समिति, और उसके प्रधान और उप प्रधान को इस संस्था के कार्य क्षेत्र में लाया गया है। इनके विरुद्ध अगर शिकायतों की जांच शिकायतें मिलती है तो लोकायुक्त तो वो इसके खिलाफ कार्य करेगा। और फिर है जिला परिषद। जिला परिषद के प्रमुख और उप प्रमुखों के खिलाफ भी लोकायुक्त शिकायतों की जांच करता है। यहाँ पर जो पंचायती राज है उसकी दोनों संस्थाएं आ गई है, जो मध्यवर्ती स्टेज और ऊपरी स्टेज या सेकंड और थर्ड स्टेज की जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं
उन दोनों का यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है कि इनके प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ शिकायतों की जांच की जा सकती है। लेकिन अब जो पहले स्तर की जो संस्था बचती है वो है पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मुख्य कौन होते हैं? पंच और सरपंच। पंच और सरपंच। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपने कंटेंट में मेंशन भी नहीं किया है, और साथ में इसका अर्थ ये भी है कि जो पंचायती राज में जो पहले स्तर की संस्था है, या जो ग्राम पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख या पंच और सरपंच के खिलाफ जो लोकायुक्त है वह कभी भी शिकायतों की जांच नहीं करता है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, लोकायुक्त पंच और सरपंच के खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं कर सकता है। यह आरएस 2018 का क्वेश्चन है। आरएस 2018 का क्वेश्चन है जिसमें था कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किनके किनके खिलाफ शिकायतों की सुनवाई लोकायुक्त करता है, जिसमें ऑप्शन थे यहाँ पर पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान पंचायत समिति, और उसके बाद थे राज्य के मंत्री, और उसके बाद थे नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तीसरा ऑप्शन ये था, और लास्ट ऑप्शन था पंच और सरपंच। ये चार ऑप्शन आरएस प्री 2018 में दिए गए थे, और फिर वहां पर जो कूट संबंधी छांटने थे, अगर जिसको पता था कि पंच और सरपंच लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, तो उन सब ने यह आंसर बिल्कुल सही किया, और जिनको नहीं पता था उन्होंने ये वाला आंसर बिल्कुल गलत किया है। तो आप यह बिल्कुल ध्यान में रखिए कि किन किन के खिलाफ जो लोकायुक्त वह कार्य करता है और किन के खिलाफ लोकायुक्त कार्य नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो स्थानीय नगर निकाय में किनके खिलाफ वो कार्य करता है, कौन उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो जो नगर निगम के महापौर और उप महापौर होते हैं उनके खिलाफ ये शिकायतों की जांच करता है। फिर स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर परिषद और नगर पालिका होती है, उनके खिलाफ ये शिकायतों की जांच करता है। अब यहाँ पर हम दो चीज देखते हैं कि 74th अमेंडमेंट में जो नगर निकायों के लिए है, स्थानीय नगर निकाय के लिए, उसमें जो तीनों ही स्तर की जो संस्थाएं होती है उनके खिलाफ लोकायुक्त को उस लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में आते हैं। जो तीनों स्तर की जो संस्थाएं होती है उनके खिलाफ मिलने वाली शिकायतों की जांच कर सकता है। लेकिन 73rd जो अमेंडमेंट है उसमें केवल दो ही स्तर की संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। जो पहले स्तर की जो संस्था होती है पंच और सरपंच या ग्राम पंचायत, उनके खिलाफ वह जांच नहीं कर सकता है। तो यह आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद में हम देखते हैं कि अन्य न्यासों के अध्यक्ष और वह उपाध्यक्षों के खिलाफ भी वह शिकायतों की जांच कर सकता है। फिर होती है कि राज्य के क्षेत्राधिकार में जो राजकीय कंपनियां होती है या निगम होते हैं या मंडल होते हैं, उनके अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी वह कार्य कर सकता है। राजकीय कंपनियों का मतलब यहाँ पर है पीएसयू, जैसे जो बिजली बोर्ड है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, या राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो आदि इस तरीके की कंपनियां होती है वो पीएसयू में शामिल होती है, और इनके अध्यक्ष, इनके अधिकारी और इनके कर्मचारियों के खिलाफ वह भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि जो लोकायुक्त कार्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। अच्छा, एक चीज है, लोकायुक्त यहाँ पर है, किसके लोकायुक्त की बात करें हम? राजस्थान के लोकायुक्त की। तो उसका जो क्षेत्राधिकार होगा वह संपूर्ण राजस्थान होगा। अगर हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त राजस्थान, तो उसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान में स्थापित ऐसी कोई संस्था जो राजस्थान सरकार के नियंत्रण में है, या राजस्थान सरकार से किसी प्रकार की वित्त सहायता प्राप्त करती है, या राजस्थान सरकार के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित की गई है, तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ लोकायुक्त हियरिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है और वो संस्थाएं राजस्थान के क्षेत्राधिकार में हो, जो राजस्थान में स्थित हो। ऐसा नहीं है कि कोई एमपी के क्षेत्राधिकार में हो या एमपी ने उस संस्था की स्थापना की है तो राजस्थान का लोकायुक्त जाके उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो संपूर्ण राजस्थान इसका कार्य क्षेत्र होता है। इसके बाद में कौन कौन लोग शामिल करते हैं इसकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं कि लोकायुक्त
किसके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। ये तो हमने देखा था कि लोकायुक्त किसके विरुद्ध जांच कर सकता है, जिसमें हमने देखा कि मंत्री होते हैं, सभी मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष और सरकारी अधिकारी, लोक सेवक, ये सब हमने देखे। फिर 2 स्तर की हमने जो पंचायती राज संस्थाएं देखी, 3 स्तर की हमने नगरीय संस्थाएं देखी, उसके बाद में सभी पीएसयू और जो नगर विकास न्यास, इन सभी के खिलाफ जो लोकायुक्त वो शिकायतों की जांच कर सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि किन किन अधिकारियों, किन किन संस्थाओं के खिलाफ इस संस्थान में जांच नहीं की जा सकती है। इसका है किसी भी न्यायालय के अधिकारी अथवा कर्मचारी, ठीक है, किसी भी न्यायालय के अधिकारी या कर्मचारी, फिर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के खिलाफ लोकायुक्त शिकायतों की सुनवाई नहीं कर सकता। फिर जो लोकायुक्त है उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री राजस्थान भी इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमने पहले भी चर्चा की है कि मंत्री शब्द में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता है। इसके बाद में है महालेखाकार राजस्थान, एजी ऑफिस जो है राजस्थान का, वो इसके कार्य, एजी ऑफिस का जो चीफ है वो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। फिर आरपीएससी के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं वो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं होते हैं। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान राज्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो राजस्थान का निर्वाचन आयोग होता है, उसका जो चीफ, फिर निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होते हैं। ये लोग इसके क्षेत्राधिकार के बाहर है। इनके विरुद्ध वो शिकायतों की जांच नहीं कर सकता। फिर आगे है विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, सेवानिवृत्त लोक सेवक, ये विशेषता याद रखिए, सेवानिवृत्त लोक सेवक, ये एक आरएस एग्जाम्स में उसके ऑप्शन में शामिल किया गया था। फिर इसके अलावा जो 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच भी लोकायुक्त नहीं करता है। अगर कोई मामला जिसको घटित हुए 5 साल से ज्यादा हो गया है तो लोकायुक्त ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता। जो मामले घटित हुए हों 5 वर्ष के अंदर अंदर होने चाहिए, तभी लोकायुक्त ऐसे मामलों की जांच करेगा। तो इस सवाल की मैं आपको रेलेवेंसी बता देता हूँ कि जैसा कि हमने देखा है कि कौन-कौन लोग इसके क्षेत्राधिकार में शामिल है। तो रेलेवेंसी जैसे जैसे, हालांकि रेलेवेंसी थोड़ी कनेक्टिंग नहीं है इनकी। हमने देखा था कि जो मंत्री शब्द में जो मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि जो लोकायुक्त है वो किनके खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं कर सकता, तो यह आरएस मेंस 2018 का जो एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकायुक्त किनके खिलाफ मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। तो उसमें आपको आंसर देने थे कि राजस्थान का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, उसके जो अन्य जस्टिस होते हैं, फिर मुख्यमंत्री राजस्थान, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राजस्थान का जो महालेखाकार है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, निर्वाचन आयोग का जो चीफ है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। फिर जो रिटायर्ड लोक सेवक है वो इससे क्षेत्राधिकार से बाहर है। और 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत भी इसमें नहीं की जा सकती, यह इसमें है। तो आरएस में 2018 का क्वेश्चन था कि लोक सेवक है, इसके खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं कर सकता, तो आपको ये सब उसमें इंडिकेट करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, जो मेंस, आरएस मेंस का जो थर्ड पेपर था, आरएस मेंस का जो थर्ड पेपर की जो इकाई सेकंड है वह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें यह 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसको आपको अच्छे से लिखना था। लेकिन जिन लोगों ने भी इसे अच्छे से लिखा उनको आंसर अच्छे मिले होंगे, जिन लोगों ने नहीं लिखा होगा उनको इसके
स्कोर मार्क नहीं मिले। अब हम देखते हैं लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कौन कौन है और उनका कार्यकाल क्या रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। जो कार्यकाल है इसका वो 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल होता है। और जो लोकायुक्त या उप लोकायुक्त है वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। इस फैक्ट की मैं आपको रेलेवेंसी बता देता हूँ। यह शायद कॉलेज लेक्चर 2015 का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें अवेलेबल ऑप्शन था कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, और दूसरा था यह पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, यह दो उसमें ऑप्शन थे। फिर उसमें से हमें सही करना था। दोनों सही है, दोनों ही गलत है, एक सही है, दो सही है, ऐसे उसमें ऑप्शन देने थे। लेकिन जब हमें पता हो कि लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है तो हमें पता होगा कि यहाँ पर ऑप्शन एक ही सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की रेलेवेंसी है। ठीक है। अच्छा, 5 वर्ष या 5 जो कार्यकाल की बात आ गई है आयोगों की, तो हम जो पिछले कुछ आयोग है उनके भी कार्यकाल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमने देखा था जो आरपीएससी का कार्यकाल था वह 6 वर्ष या 62 वर्ष था, और जो एसएचआरसी का कार्यकाल था वह 3 वर्ष या 70 वर्ष था। इसके बाद में हम देखते हैं यूपीएससी का कार्यकाल, वह 6 वर्ष और 65 वर्ष है। लोकायुक्त का कार्यकाल हमारे सामने है, 5 वर्ष और 65 वर्ष। सीवीसी का कार्यकाल है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका कार्यकाल होगा 4 वर्ष और 65 वर्ष। और इसके अलावा जो कार्यकाल होगा वह है, ये 5 संस्थाएं हमने देख ली है। इसके बाद में जो वित्त आयोग का कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष होगा। वित्त आयोग का कार्यकाल यहाँ पर 5 वर्ष होगा। तो इस तरीके से जो अगर बात आती है कुछ किसी भी फैक्ट की, तो हम जो रेलेवेंट चीजें हैं वो याद करते हुए चले। ये मैंने आपको 5 संस्थाएं यहाँ पर बता दी है कि किनका कार्यकाल कितना होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। लोकायुक्त है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पहले लोकायुक्त राजस्थान के वो थे न्यायमूर्ति श्री आई डी दुआ। न्यायमूर्ति श्री आई डी दुआ ने 1973 में इसका कार्यकाल संभाला और फिर 1978 तक वे इस पद पर बने रहे। तो एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आता है ये तो कि निम्न में से कौन से राजस्थान जो लोकायुक्त है उसके राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, या राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे। तो उसमें आपको आईडी दुआ याद होना चाहिए। 1973 जब राजस्थान का लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पास हुआ था तब से ही इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया था। तो न्यायमूर्ति आईडी दुआ है वो राजस्थान के पहले अध्यक्ष या राजस्थान के पहले लोकायुक्त है। तो यह फैक्ट आप याद रखिए। उसके बाद में जो राजस्थान के दूसरे लोकायुक्त हैं वह होंगे डीपी गुप्ता। 1973 में पहले बने थे, फिर 1978 में दूसरे लोकायुक्त डीपी गुप्ता ने अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद में तीसरे जो लोकायुक्त बने वो है एमएल जोशी। उन्होंने 1979 में अपना कार्य संभाला। फिर के एम सिद्धू, इन्होंने 1984 में अपना कार्यकाल संभाल लिया। फिर एम एल श्रीमाल, वो 5वें लोकायुक्त बने। इन्होंने 1985 से लेकर 1990 तक लोकायुक्त के पद पर कार्य किया। फिर पी डी कुदाल थे, इन्होंने 16 जनवरी 1990 से 6 मार्च 1990 तक लोकायुक्त के रूप में कार्य किया। उसके बाद में जो न्यायमूर्ति एम बी शर्मा है, इन्होंने 1990 से 1993 तक लोकायुक्त के रूप में कार्य किया है। श्री वी एस दवे 8वें लोकायुक्त राजस्थान के, इन्होंने 21 जनवरी 1994 से लेकर 16 फरवरी 1994 तक कार्य किया है। फिर होंगे जो 90 लोकायुक्त राजस्थान के, वो होंगे एम बी शर्मा। इन्होंने 1994 से 1999 तक कार्य किया। इसके बाद में न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद जैन
इन्होंने 26 नवंबर 1999 से लेकर 2000 तक लोकायुक्त के रूप में कार्य किया है। फिर है न्यायमूर्ति श्री जी एल गुप्ता। इन्होंने 1 मई 2007 से 30 अप्रैल 2012 तक लोकायुक्त के रूप में कार्य किया। और फिर है श्री एस एस कोठारी। इन्होंने 2013 से राजस्थान के लोकायुक्त के कार्यभार संभाला था। और इसके बाद में एक बार 3 वर्ष के लिए इनका जो कार्यकाल वो बढ़ा दिया गया था। उस वर्ष राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया था। 2018 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उस समय की सरकार ने इनका कार्यकाल 3 वर्ष और बढ़ा दिया। उन्होंने लोकायुक्त की जो कार्यकाल है फिर 8 वर्ष कर दिया था, लेकिन उसके बाद में जैसी अगली सरकार आई उन्होंने लोकायुक्त का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया। तो अब जो लोकायुक्त का कार्यकाल है वह 5 या 65 ही है। और जो श्री न्यायमूर्ति एस एस कोठारी है उन्होंने 25 मार्च 2013 से अपना कार्यभार संभाल लिया था। ठीक है। इसके बाद में हमने देख लिए हैं लोकायुक्त। अगर हम बात करें कि उप लोकायुक्त, राजस्थान के आज तक एक ही उप लोकायुक्त रहे हैं और वह है केपीयू मेनन। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जब 1973 जब पास किया गया था, तो उसमें जो पहला जो लोकायुक्त था वो श्री दुआ को आईडी दुआ को बनाया गया था। और जो दूसरा उप लोकायुक्त है वह केपीयू मेनन को बनाया गया था। लोकायुक्त थे वो आईडी दुआ थे और उप लोकायुक्त वो थे केपीयू मेनन। अब हम देखते हैं निम्नलिखित मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरुद्ध इस संस्था को अन्वेषण करने की शक्तियां दी गई है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब लोकायुक्त कार्य करेगा, ऐसे कौन से मामले होंगे जब जो लोकायुक्त है वो अपना कार्य करेगा। तो इसमें हमने देखा ही था कि लोकायुक्त है वो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लोकायुक्त करता है। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनके खिलाफ लोकायुक्त जांच कर सकता है? ये है लोक सेवकों द्वारा किसी को जब अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया गया हो, या किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग किया गया हो। जैसे कि अगर लोकायुक्त है वो कोई लोक सेवक है और उसका कोई लोन है और उसके लिए कोई अनुचित लाभ, अगर वो लाभ है वो वैध नहीं है, वो वैलिड नहीं है या वो इलीगल है, ऐसा लाभ प्राप्त करने हेतु जो लोक सेवक है उसने अपनी पद की स्थिति का दुरुपयोग कर लिया हो कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया हो, और वो भी कब? अपने किसी लोन के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु। तो ऐसे मामलों में जो लोकायुक्त है वो कार्य करेगा, उसके खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। फिर है कृत्यों का अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या भ्रष्ट अथवा अनुचित हेतुओं से प्रेरित होने। कि जो लोक सेवक है जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है उसमें वह अपने व्यक्तिगत हित देख रहा हो, या जो भ्रष्ट आचरण उसमें मेंशन कर रहा हो, या वो कुछ अनुचित प्रेरणाओं से प्रेरित हो रहा हो जो कि उचित नहीं है, तो ऐसे मामलों में जो लोकायुक्त है वो उसके खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि लोक सेवक में भ्रष्टाचार या जो इंटीग्रिटी की कमी या दोषी पाया गया हो, उसमें एथिक्स नहीं हो, ऐसे मामलों में भी लोकायुक्त है उसके खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो लोक सेवक का तात्पर्य क्या होता है। लोक सेवक का जो बेसिक तात्पर्य होता है वह तो यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर कार्य कर रहा हो, किसी सरकारी पद पर कार्य कर रहा हो, या वह जिस संस्था में कार्य कर रहा हो वह राजस्थान सरकार द्वारा वित्त सहायता प्राप्त है या राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उस संस्था का कोई व्यक्ति बेसिकली लोक सेवक माना जाता है। लेकिन जो राजस्थान का लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 है, वह उसने जो कुछ संस्थाएं या पद है उनको रिकॉग्नाइज किया है कि यही लोग लोक सेवक के रूप में माने जाएंगे। जैसे कि मंत्री परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री को छोड़कर। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम में लिखा गया है कि जो लोकायुक्त है वह लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की
सुनवाई या जांच करेगा। लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की वह जांच कर सकता है, लेकिन इसमें जो लोक सेवक है वो किसको कहा गया है, इसको भी डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, वह कोई भी मंत्री हो सकता है, राज्य मंत्री हो सकता है और उप मंत्री हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जैसे कि कोई आरएस ऑफिसर हो, वह लोक सेवक माना जाएगा, या किसी सरकारी कर्मचारी में कोई विभागाध्यक्ष हो या कोई सचिव हो, या ऐसे लोग भी लोक सेवक के रूप में माने जाएंगे। फिर है जिला परिषद का प्रमुख और उप प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान। जिला परिषद का प्रमुख और उप प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान और उप प्रधान, ये लोग भी लोक सेवक माने जाएंगे। फिर है नगर परिषद का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नगरीय मंडल, नगर पालिका। नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हो जाएगा और उपाध्यक्ष हो जाएगा, यह लोक सेवक माने जाएंगे। फिर होगा स्थानीय प्राधिकरण, ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकरण जो राज्य सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो, ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकरण। फिर हो जाएगा कि किसी अधिनियम द्वारा स्थापित हो, राजस्थान सरकार द्वारा किसी अधिनियम द्वारा उसे स्थापित किया गया हो, ठीक है, तो वह भी एक लोक सेवक माना जाएगा। उसके बाद में जो सभी सरकारी कंपनियां होती है वह लोक सेवक के रूप में मानी जाएगी। और जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधिकृत कोई सोसाइटी हो, वह लोक सेवक मानी जाएगी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली हमने इसमें देखा कि लोक सेवक कौन माने जाते हैं। हमारे सामने दो चीजें हैं, एक तो लोक सेवक की डेफिनेशन, एक है किन व्यक्तियों के खिलाफ जो लोकायुक्त है वो सुनवाई कर सकता है, शिकायतों की जांच कर सकता है, या उसके क्षेत्राधिकार या कार्य क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं। तो ये दोनों चीजें सेम ही होगी, बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से उनको आंसर देना है। मैं मानता हूं कि आरएस मेंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक सेवक किसे माना गया है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये है ही, आप ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो अब चलते हैं कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति है वो कैसे होती है। मैं आपको कोई किसी भी फैक्ट के साथ में उसकी रेलेवेंसी बताता चल रहा हूँ। हमने यहाँ पर शुरुआत में चर्चा की थी कि जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त है वो राजस्थान लोकायुक्त राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, हमने यहाँ पर देखा था कि जो लोकायुक्त की पद की जो स्थापना की गई है राजस्थान में, वो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन की गई है। तो यहाँ पर एक चीज है, मैंने अभी तक आपको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि जो लोकायुक्त पद का जो प्रावधान है वो संविधान में है। संविधान में लोकायुक्त का प्रावधान नहीं है, और इसलिए जो लोकायुक्त का पद है या लोकपाल का पद है वो संवैधानिक नहीं है। यह एक संवैधानिक या वैधानिक या स्टैच्यूटरी बॉडी है। यह वैधानिक और संवैधानिक बॉडी है। और ऐसा ही क्वेश्चन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एक राजस्थान के आरपीसी के किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जो लोकायुक्त है वो किस प्रकार की संस्था है, और सामने ऑप्शन दिए गए थे कि लोकायुक्त है वो संवैधानिक संस्था है, दूसरा ऑप्शन था कि सांविधिक और सलाहकारी, सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। तो यह ऑप्शन, इससे मैं आपको दो फैक्ट यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा हूँ कि सांविधिक का अर्थ विधिक या वैधानिक होता है, और इंग्लिश में इसको स्टैच्यूटरी बोलते हैं। इसमें आप सांविधिक को कभी भी संवैधानिक मत समझना, संवैधानिक और सांविधिक दोनों ही अलग अलग होते हैं। और बात है दूसरे फैक्ट की कि ये एक सलाहकारी संस्था है, तो जो लोकायुक्त है वह केवल राज्य सरकार को सलाह देता है। अगर उसने देख लिया है कि कोई लोकायुक्त या कोई लोक सेवक, कोई जो लोक सेवक है, कोई मंत्री है, किसी मंडल का अध्यक्ष है, वह दोषी है, तो वह इस मामले में केवल राज्य सरकार को सलाह देगा। वह उससे
लोक सेवक को सजा नहीं दे सकता। तो इसलिए जो इसकी प्रकृति है वो केवल सलाहकारी है। ठीक है। और यह एक सांविधिक या वैधानिक या स्टेचुअरी बॉडी है। अब देखते हैं कि राज्यपाल, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति, राजस्थान का लोकायुक्त है, इसलिए नियुक्ति जो राजस्थान का राज्यपाल करेगा वो अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित वारंट द्वारा करेगा। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बिल्कुल रेलिवेंट है। जो आरएस 2018 का क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शन थे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें दिया गया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो एक एक जो पॉइंट है, एक एक फैक्ट है, वो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट है लोकायुक्त के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। अब लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, ये तो हमने देख लिया है कि जो लोकायुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल कैसे करता है, इसके लिए जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी सलाह के द्वारा, उन उनकी सलाह से जो राजस्थान का राज्यपाल है वो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं? सिद्धांतया, जो सैद्धांतिक रूप से इसमें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान राजस्थान का और नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। और फिर है यहाँ पर नियुक्ति हो गई लोकायुक्त की। इसमें नियुक्ति आएगी अगर उप लोकायुक्त की, तो राज्यपाल लोकायुक्त के परामर्श से उप लोकायुक्त की नियुक्ति कर देता है। लोकायुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा और उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। लेकिन जो लोकायुक्त की नियुक्ति है वह राज्यपाल, जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ये योग्यताएं नहीं है, यहाँ पर आप इसे अयोग्यताएं पढ़िए। कि ऐसी कौन सी अयोग्यताएं हैं, अगर वो हुई तो जो कोई व्यक्ति है वो राजस्थान का लोकायुक्त नहीं बन सकता। तो इसमें जो पॉइंट्स है वो ये होंगे कि जो संसद का सदस्य, कोई व्यक्ति अगर एमपी है, या कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य एमएलए है। एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये राजस्थान की विधानसभा आ गई और ये संसद आ गई। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है या कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो ऐसा व्यक्ति लोकायुक्त बनने के लिए योग्य नहीं है। फिर आएगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई किसी ट्रस्ट पर कोई लाभ का पद धारण कर रखा हो, तो वह व्यक्ति लोकायुक्त नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो, तो वह व्यक्ति लोकायुक्त नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित होगा, अगर कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार अपने ही किसी राजनीतिक व्यक्ति को लोकायुक्त बनाती है, तो वह व्यक्ति निष्पक्ष या तटस्थ नहीं हो सकता, वह पार्टी के हित में कार्य करेगा। तो ऐसा इसके अयोग्यता में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो वह लोकायुक्त नहीं बन सकता। इसके बाद में है, उसने किसी तरीके का कोई व्यवसाय का संचालन नहीं करता हो। तो ऐसा व्यवसाय का संचालन अगर वह कर रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय का संचालन कर रहा है, या कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, या कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है, या कोई व्यक्ति ने किसी ट्रस्ट का कोई पद धारण कर रखा है, या कोई व्यक्ति जो एमपी है या एमएलए है, तो ऐसे व्यक्ति लोकायुक्त नहीं बन सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं लोकायुक्त के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तें। हमने आरपीसी के संदर्भ में भी ये देखा था, मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में देखा था, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में देखा था। तो हम सभी को एक फिक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो जो लोकायुक्त है उसके वेतन, भत्ते और पेंशन उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समान होते हैं।
जो वेतन भत्ते पेंशन और सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है वही राजस्थान के लोकायुक्त की होगी। और लोकायुक्त दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर लोकायुक्त अपने पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन या तो उसने दुर्व्यवहार किया हो या वो अक्षमता के आधार पर, इन दो आधारों पर राज्यपाल द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको हटाने की शक्ति है वो राज्यपाल को दी गई है। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ जो आयोग पढ़े थे, जैसे कि आरपीएससी पढ़ा था हमने, आरपीएससी को हटाने की शक्ति केवल जो भारत का राष्ट्रपति है उसे है, और यूपीएससी को हटाने की शक्ति वो भी भारत के राष्ट्रपति को है, लेकिन जो लोकायुक्त है उसे हटाने की शक्ति राजस्थान के राज्यपाल को है। पढ़ते हैं आगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक्स। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए, और किसी तरीके की क्वेरी हो तो मेरा जो प्रोमो कोड है वो अप्लाई कीजिए। लाइव आर की प्रोमो कोड है, किसी प्रकार का भी इसमें कोई ये कैपिटल में है और किसी प्रकार का इसमें कोई स्पेस नहीं है, और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू आप सभी को।